ये कैसी बात हुई? ट्यूसडे को 2 मैच रख दिए, संडे को जो रात को गेम होने वाला था वो कोलकाता में कोई प्रोग्राम था तो इस ट्यूसडे को शिफ्ट कर दिया गया। पर लोगों के काम होते हैं, वीकडे में कौन दिन का मैच फॉलो कर पाता। पर कोई बात नहीं, यहाँ हम पूरी कोशिश करेंगे कि दोनों गेम्स को ठीक से ब्रेक डाउन करें और शुरुआत करेंगे रात के गेम पंजाब और चेन्नई के बीच में जो खेला गया, जहां की सबसे बड़ी कहानी प्रियांश आर्या और उनकी इस नॉक की है। अच्छा, प्रियांश आर्या की कोई ऐसी बातें नहीं करेंगे, जिन्होंने गेम देखा उनको ये सारी चीजें पता चल गई होंगी कि प्रियांश आर्या दिल्ली से हैं, दिल्ली प्रीमियर लीग में 6 छक्के मारे थे, सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में यूपी के अगेंस्ट एक सेंचुरी लगाई थी, अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेल सकते थे पर चूक गए, नहीं मिला उनको मौका, यशस्वी जायसवाल के बैच के थे। पर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि किस इमेंस प्रेशर के अंडर उन्होंने अपनी आईपीएल में पहली सेंचुरी बनाई और ये चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलिंग अटैक के सामने बनाई। इमेंस प्रेशर मैं इसलिए कह रहा हूं, पीछे आपके महेंद्र सिंह धोनी खड़े हैं और इस साल भले ही चेन्नई की फॉर्म जैसी भी हो, मगर चेन्नई सुपर किंग्स एक रेपुटेशन होल्ड करती है और अपने पहले ही आईपीएल सीजन में इस प्रेशर के अंडर जब आपके सामने इतनी विकेट्स गिरती जा रही हैं आपकी टीम की, वहां पर इतनी अटैकिंग क्रिकेट खेलना और एक सेंचुरी बनाना कोई छोटी बात तो नहीं है। ऐसा बोलते हैं ना कि एक प्लेयर ने एक टीम के पूरे बैटिंग लाइनअप को कैरी किया, तो प्रियांश आर्या ने उसका परफेक्ट एग्जांपल देकर दिखाया। क्योंकि पावर प्ले में जब पंजाब की 3 विकेट गिर गई थी तो वहां प्रभसिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर और मार्कस स्टोइनिस आउट हो चुके थे, पर फिर भी पंजाब के पावर प्ले के बाद 75 रन थे। और वो क्यों थे? क्योंकि तब तक प्रियांश आर्या अपने 50 रन से ज्यादा ऑलरेडी बना चुके थे। 8 ओवर के एंड में निहाल वधेरा भी आउट, ग्लेन मैक्सवेल भी आउट, आपके 5 बैटर आउट हो चुके हैं और आप यही सोचोगे कि अब यहां से पंजाब का क्या होगा, मगर वहां से भी प्रियांश आर्या ने अटैक करना शुरू किया और करते रहे अपने 100 रन कंप्लीट करे। और जब प्रियांश आर्या के 100 रन कंप्लीट हुए तब पंजाब के 154 रन थे। और ये तो होना ही था, क्योंकि जब प्रियांश आर्या ने अपनी सेंचुरी कंप्लीट करी है तो उनके पहले 1 से लेके 6 बैटर्स तक सिर्फ उन्हीं के डबल डिजिट्स में रन है और तो किसी ने 10 रन से ज्यादा क्रॉस भी नहीं करे थे। अच्छा, एक और बहुत खास बात बताता हूं प्रियांश आर्या के माइंडसेट के बारे में, कि आप एक यंगस्टर के पर्सपेक्टिव से सोचो कि वो अपना पहला सीजन आईपीएल में खेल रहा है, आपके सामने टीम के सारे बैटर्स आउट हो चुके हैं, आप अभी तक टीम को कैरी करते हुए आ ही रहे हो, तो आपको पता है कि मैं 70-80 रन पे खेल रहा हूं, तो यहां से अगर मैं आराम आराम से खेलता हुआ अपनी सेंचुरी कंप्लीट करूं तो मेरा कितना नाम होगा और कोई ब्लेम भी नहीं करेगा, क्योंकि सारे बैटर्स तो ऑलरेडी आउट ही हो चुके हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही है। पर वहां से भी पाथीराना अपना एक ओवर करने आया और प्रियांश आर्या ने उनको 1 बॉल पे 6 लगाया, तो लगा वाह, फुल टॉस बॉल थी, फेस खोल दिया, कवर्स के ऊपर से छक्का चला गया। अगली 2 बॉलें पाथीराना ने उनको शॉट डाली, प्रियांश आर्या ने उनको 2 और छक्के मारे, 3 छक्के और 1 चौके से ये 4 लगातार बॉल पे उन्होंने 4 बाउंड्री मारी और अपनी सेंचुरी कंप्लीट करी। और वहां पर वो ये बहुत आराम से सोच सकते थे कि पाथीराना यॉर्कर स्पेशलिस्ट, चेन्नई के सबसे अच्छे बॉलर, इनको मैं सी ऑफ कर देता हूं, अपनी सेंचुरी आराम से कंप्लीट करूंगा। पर उनको अटैक किया और उस माइंडसेट से अपनी सेंचुरी कंप्लीट करी। और ये मैंने इतने सालों में किसी भी एक बैटर को जो अपना पहला सीजन खेल रहा है इस एग्रेसिव अप्रोच से अपने 100 रन पूरे करते हुए कभी नहीं देखा। पंजाब की ये साइड सिर्फ बैलेंस नहीं है, पंजाब की ये साइड इतने सालों की उनकी सबसे अच्छी साइड है और प्रोबेबली इस सीजन में भी सबसे अच्छी टीम है। और उसका रीजन ये है कि अगर आपके 8 ओवर में 5 बैटर आउट हो गए, प्रियांश आर्या भी फिर 14th ओवर में आउट हो गए, आपकी 6 विकेट गिर चुकी है, वहां से भी शशांक सिंह और मार्को यानसन ने इनिंग्स को फिनिश किया, इतनी एग्रेसिव बैटिंग करी। शशांक सिंह ने अपने 50 लगाए, मार्को यानसन ने कुछ 30 ऑड रन्स बनाए और एंड तक रन बनाते रहे। और इतनी विकेट्स गिरने के बाद भी पंजाब कंसिस्टेंटली स्कोर करती रही। जरूर यहां प्रियांश आर्या की मास्टर क्लास थी, बट जो बातें और जो माइंडसेट इस टीम में अभी रन कर रहा है, जो एग्रेसिव अप्रोच श्रेयस अय्यर और कोच रिकी पॉन्टिंग इस टीम में हर प्लेयर के अंदर भर रहे हैं, वो सब पे रिफ्लेक्ट होती दिखाई दे रही है। एक तरफ विकेटें गिरती जा रही हैं बट रन फिर भी बनते जा रहे हैं। चेन्नई के अगेंस्ट उन्होंने आपको इतना बैकफुट पे डाल रखा है, वो विकेट ले रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा हम करें क्या, क्योंकि आप तो बस रन बनाए जा रहे हो। और पावर प्ले में 3 विकेट गिर गई, 10 ओवर से पहले 5 बैटर आउट हो गए, फिर भी अगर आप बोर्ड पे 220 रन लगा रहे हो तो डेफिनेटली सामने वाली टीम यही सोचेगी कि यार हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने अपने सारे बॉक्सेस टिक करे थे। बट अगर ये टीम ऐसा खेलेगी तो हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है। और डेफिनेटली आने वाले गेम्स में भी ऐसी बहुत सारी टीम्स होंगी जिनके पास पंजाब के लिए कोई जवाब ही नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स अब एक ऐसी टीम है जिसके अगेंस्ट बाकी सारी टीमों के पास सारे जवाब रेडी हैं, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स कोई सवाल उठा भी नहीं पा रही है। आप चैलेंज ही नहीं कर रहे हो दूसरी टीम को कि ऐसा लगे भी कि आप इस चेज में आप किसी इंटेंट के साथ रन बनाने भी आए हो। वहां श्रेयस अय्यर अगर अपने 6 बॉलर्स यूज कर चुके हैं, जिसमें यूजी चहल को यूज भी नहीं किया है, तब भी वो गेम में पूरे टाइम आगे ही थे। ये बस जब चेन्नई खेल रही होती है ना, तो दिमाग में एक एक्साइटमेंट और एक वो होती है कि अभी रविंद्र जडेजा आने वाले हैं, अभी महेंद्र सिंह धोनी आने वाले हैं, जितने मर्जी रन छोड़ दो वो आके जरूर चेस कर देंगे। मगर ये पेपर पे और हवा हवाई बातें कब तक चलती रहेंगी? जो फैक्ट है वो फैक्ट है। आज की डेट में किसी भी प्लेयर के लिए 15-16 की रिक्वायर्ड रेट को 3-4 ओवर तक मेंटेन करना आखिर में आसान थोड़ी होता है। और ये मिरेकल्स हमने पहले होते हुए देखे हैं, बट
वो भी उन खिलाड़ियों की पीक थी। अब अगर महेंद्र सिंह धोनी की भी उम्र हो गई है, रविंद्र जडेजा भी हर बार आके ऐसा कमाल थोड़ी करेंगे, और उन्होंने अकेले तो ऐसा कभी पुल ऑफ किया भी नहीं है। हमेशा जडेजा के पास भी हमेशा सपोर्ट होता था। और शुरुआत में भी आप चेन्नई में ना किसी को ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते कि इसकी स्ट्राइक रेट कम थी, इसने यहां पर गेम छोड़ दिया, इसने वो कर दिया। अरे ओवरऑल टीम में कोई बात ही नहीं नजर आ रही है, कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कोई प्लान ही नहीं है। और प्रॉब्लम ना अब ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं ऋतुराज गायकवाड़ के साथ भी है। जब टीम आपकी बिल्कुल डाउन एंड आउट है, सिर्फ इस गेम में नहीं पिछले कुछ गेम से, तो कप्तान के अंदर भी एक वो दिखना तो चाहिए फील्ड पे कि आप किसी एटीट्यूड या किसी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, कि कोई प्लान भी है आपके पास। और वो परफॉर्मेंस और वो कॉन्फिडेंस जनरेट एक कप्तान की तरफ से तब होता है जब वो खुद भी रन बनाते हैं, जब आप अपनी टीम को एग्जाम्पल सेट करके बाकी प्लेयर्स को इंस्पायर करते हो। और ऋतुराज गायकवाड़ पर्सनली वो चीज कर ही नहीं पा रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही है पूरी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पे। अगर आप पहले फील्डिंग कर रहे हो तो टीम बहुत डल लग रही है, सब लोग ऐसा लगता है कोने में अपना अपना खड़े हैं, किसी के अंदर वो बात ही नहीं लग रही है कि आप गेम जीतने आए हो। चेस करते हुए भी ऐसा लग ही नहीं रहा है कोई प्लान था। अच्छा है आप शॉट्स अच्छे लगा रहे हो, बीच बीच में आपकी और बाउंड्रीज आ रही थी, पर किसी भी पॉइंट पे वो इनफ थोड़ी था। आप तो पूरे गेम में बस पीछे ही चलते रहे थे, और आपकी इसी अप्रोच की वजह से अब आप पूरी लीग में और टेबल पे भी पीछे ही चलते जा रहे हो। अब ये दिन में जो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का मैच था, वहां पर भी कप्तान ऋषभ पंत के बैट से तो कोई रन आ नहीं रहे हैं, बट फिर भी जब फील्ड पे वो विकेट कीपिंग भी कर रहे होते हैं, उनकी प्रेजेंस तो दिखाई देती है। लगता तो है कि ऋषभ पंत कप्तानी कर रहे हैं, गेम में पूरी तरह इन्वॉल्व हैं। और अगर उनके बैट से रन नहीं आ रहे तो टीम में कुछ तो ठीक चल ही रहा है ना, जो उनके अराउंड बाकी सारे प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं। मिचेल मार्श का तो भाई मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। 3 साल दिल्ली के लिए खेले थे, मैं दिल्ली को बहुत दिल से सपोर्ट करता हूं। 3 साल दिल्ली के लिए खेलने के बाद उनकी टोटल 350 थी। अब लखनऊ में आके ना जाने उनके लिए क्या बदल गया है। लखनऊ की टीम का माहौल वैसे हवा में तो लोग कुछ और ही बोलते हैं, बट मिचेल मार्श को तो बहुत रंग ला रहा है, क्योंकि शायद 450 वो कर चुके हैं इस गेम। हर गेम में वैसे तो बहुत एग्रेसिव स्टार्ट लखनऊ को दे रहे हैं, इस गेम में भी अपने 81 रन 170 के स्ट्राइक रेट से करे। एडन मार्करम ने अपने 47 रन 170 के स्ट्राइक रेट से करे। और जब ये दोनों बीस्ट आउट हो जाते हैं तो 3 नंबर पे निकोलस पूरन खेलने आ रहे हैं, जिसका पर्सनली मैं इतना बड़ा एडवोकेट नहीं था। कि मेरे को लगता था यार लखनऊ के पास अगर 2 ओवरसीज बैटर है तो एक और ओवरसीज बैटर को थोड़ा नीचे खिलाओ, जो निकोलस पूरन है वो मिडिल ओवर संभाले। बट ये तीनों मिलकर शुरू में ही इतने रन बना देते हैं कि बाकी सारे बैटर्स अपने आप देख देख के शायद कुछ सीख जाते हैं। निकोलस पूरन ने इस गेम में भी 3 नंबर पे बैटिंग करते हुए 87 रन बना दिए 240 के स्ट्राइक रेट से। मतलब आपने अजिंक्य रहाणे को ऐसा फोर्स कर दिया कि वो एक गेम में सुनील नारायण से 4 ओवर ना डलवाएं, क्योंकि सुनील नारायण को 3 ओवर में आपने 38 रन लगा दिए। आंड्रे रसल बॉलिंग करने आए, हर्षित राणा आए, अजिंक्य रहाणे के पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था, क्योंकि निकोलस पूरन सभी बॉलर्स को इतना लगा रहे थे, इतने रन बना रहे थे कि 8 छक्के निकोलस पूरन ने मारे और 7 चौके मारे। ऐसे कितने बैटर्स हैं इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में जिनकी पूरी इनिंग्स में छक्के ज्यादा होते हैं, चौके कम होते हैं, बट निकोलस पूरन बस एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि आप इनको किसी भी पोजीशन पे खिला दो, कंडीशंस कोई भी हो, पिच कोई भी हो, सामने कोई भी टीम हो, बट निकोलस पूरन पे आप हर बार रिलाय कर सकते हो। और लखनऊ के लिए बस पर्सनली मेरा ओपिनियन ये है कि ये ओवर रिलायंस थोड़ी ज्यादा है। अगर यही किसी गेम में ये तीनों फेल हो गए, कोई टीम एक अच्छे प्लान के साथ पावर प्ले में इन तीनों बैटर्स को आउट कर दे, तो उसके बाद जरूर तकलीफें आएंगी। प्रोबेबली बाकी टीमों के साथ भी ऐसा होगा, बट पंजाब के साथ आज हमने देखा उनके भी तो पावर प्ले में इतनी विकेट गिर गई, पर उनकी टीम को वो दिक्कत नहीं आई। बट लखनऊ के लिए मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है वो ऐसे बाउंस बैक नहीं कर पाएगी। अभी जीत रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट आने वाले गेम्स में शायद दिक्कत आ सकती है। बट जब तक पार्टी चल रही है तो उनके लिए चलती रहे, बहुत अच्छी बात है। अजिंक्य रहाणे जब फील्डिंग कर रहे होंगे ना, और वो देख रहे होंगे कि निकोलस पूरन और ये लखनऊ के बैटर्स कैसे केकेआर के बॉलर्स को हर तरफ चौके और छक्के लगाए जा रहे हैं, तब अजिंक्य रहाणे ये बात समझ गए होंगे, इतने एक्सपीरियंस्ड हैं कि जो काम ये बैटर्स इस पिच पर कर रहे हैं, करने को हमारे प्लेयर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि ईडन गार्डन्स में इतने रन आप एक्सपेक्ट कर भी सकते हो। तो अजिंक्य रहाणे और उनकी टीम जब बैटिंग करने आई तो उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। क्विंटन डिकॉक भले ही जल्दी आउट हो गए, मगर उसके बावजूद भी सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे ने पावर प्ले के बाद 90 रन लगा दिए। और अगर आप ये बड़ा टारगेट 240 के आसपास का चेस कर भी रहे हो, पावर प्ले में अगर आपने 90 रन लगा दिए तो जरूर आप अपने आप को पूरी चेज में इसको सक्सेसफुली चेस करने के लिए बैक करोगे ही करोगे। सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था केकेआर के लिए, लास्ट में भले ही रन थोड़े ज्यादा रह गए थे, बट इतने बड़े चेज में अप्स एंड डाउन्स आपको मिलते रहेंगे। बट यहां पर आपको स्मार्ट क्रिकेट खेलनी थी, क्योंकि अगर अजिंक्य रहाणे, सुनील नारायण ने कंट्रीब्यूशन दिया, वेंकटेश अय्यर ने भी मिडिल ओवर्स में आके अपना काम कर दिया, 45 रन लगाए, ऑड बाउंड्रीज लगाई बीच बीच में, कहीं पर भी जहां पर जरूरत थी केकेआर को रन बनाने की, वहां पर वेंकटेश अय्यर ने अपना काम किया।
केकेआर ऑफ ट्रैक सिर्फ अपने उस डिसीजन की वजह से हुई जो फील्ड पे नहीं, फील्ड के बाहर उनकी मैनेजमेंट ने लिया। जो एक बार अजिंक्य रहाणे की विकेट गिरी तो आपने रमनदीप सिंह को भेजा, क्योंकि आपको वहां पर उम्मीद होगी कि यहां पर 2-3 बड़े हिट आ जाएं। पर रमनदीप सिंह जो आपके अपेरेंटली एक बिग हिटर होने चाहिए थे, वो तो 2 बॉल में आउट हो गए। तो वहां पर आपने अंकुरिश रघुवंशी को क्यों भेजा? कोई बड़ी हिट तो लगी ही नहीं थी, तो अब रघुवंशी को भेजने का मतलब ही क्या था? रिंकू सिंह को क्या आपने सिर्फ बेंच पे बिठाने और फील्डिंग कराने के लिए पिक किया है? मैच भी क्यों खिलाते हो? मतलब इस साल रिटेन भी क्यों किया था अगर आपको इतने प्रीमियम फिनिशर से गेम्स फिनिश ही नहीं कराने? 7 ओवर वहां पर बचे हुए थे और उस टाइम पर रिंकू सिंह के लिए वो एक परफेक्ट मौका होता चेस को बिल्ड करने के लिए, अपना टाइम लेके गेम को और जल्दी खत्म करने के लिए। रिंकू सिंह इन फॉर्म भी थे, पिछले ही गेम में उन्होंने अपने 32 रन कुछ लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से बनाए थे। इस गेम में आप उन्हें मौका देते, वो जरूर आपको गेम फिनिश करके देते। आपने रसल को भी उनसे भेजा, कोई दिक्कत नहीं है, आंड्रे रसल की रेपुटेशन के बारे में हम जानते हैं, बट असल में आपने सिर्फ ये राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन मेंटेन करने के लिए रिंकू सिंह को बाहर बिठा के रखा, जो बहुत ही बिजार बात है। आज की डेट में बॉलर्स को इतना कोई फर्क नहीं पड़ता सामने राइटी है या लेफ्टी है, कप्तान भले ही और कोचेस इतना इसमें दिमाग लगाते हैं, बट अगर आपको इतना दिमाग लगाना ही था तो रवि बिश्नोई को ज्यादा हिट क्या कोई राइट हैंडर लगाता या लेफ्ट हैंडर रिंकू सिंह लगा पाते? मैच तो वैसे भी आप सिर्फ 4 रन से ही हारे, वो भी तब जब रिंकू सिंह ने अपने लगभग 40 रन 250 के स्ट्राइक रेट से मार दिए थे और उनको सिर्फ 1 या 2 और बॉल की जरूरत थी, और ये टारगेट भी वो केकेआर के लिए चेस करके दिखा देते। मगर बीच में आपने जो अंकुरिश रघुवंशी, रमनदीप सिंह को भेजा, जिन्होंने मिलके टोटल 6 बॉलें खेली और 6 ही रन बनाए। यहां पर 1-2 बॉलें अगर रिंकू सिंह थोड़ी अपने पास लेके टाइम भी लेते, यूटिलाइज भी करते, तो जो चौके भी लगाए उन्हें, वो उनको भी बड़े हिट लगा के 6 में कन्वर्ट करते और मैच आपके लिए जल्दी खत्म करते। एक बार केकेआर ने प्लॉट वो आखिरी ओवर में मिस कर दिया, जहां हर्षित राणा को पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि रवि बिश्नोई को 1 ओवर में 24 रन वो अकेले ही मार सकते हैं। पहली बॉल पे तो उनका काम ही था कि आप रिंकू सिंह को बस किसी तरह स्ट्राइक दे दो। वो 5 बॉल पे 23 रन लगाने के लिए आप रिंकू सिंह को बैक करोगे, बट अच्छी बात है, चलो आपसे चौका लग गया, अब 5 बॉलों में सिर्फ 20 रन चाहिए थे। एटलीस्ट अगली बॉल पे तो आप एक सिंगल के लिए ट्राई करो। आप फिर से बड़ी हिट लगाने जा रहे हो, जैसे सच में आप बची हुई 5 बॉलों में 20 रन अकेले मार दोगे रवि बिश्नोई को। सामने वो एक लेग स्पिनर है, दूसरे एंड पे रिंकू सिंह खड़े हैं, कौन ज्यादा लाइकली है एक लेग स्पिनर को दूसरी तरफ लेग साइड पे मारने के लिए? ऑफ कोर्स रिंकू सिंह। बट आप अगली बॉल पे भी बड़ी हिट लगाने गए, वो खाली निकल गई, वहीं पर मैच आपके लिए बिल्कुल खत्म हो गया। 3 बॉल रिंकू सिंह को मिली, उस पे भी उन्होंने 14 रन मार के दिखा दी और ये प्रूव किया कि अगर उनको उस ओवर में भी 1 या 2 बॉल और मिल जाती तो जरूर वो टारगेट को पहले ही चेस करके दिखा देते और केकेआर इस गेम को 4 रन से हारती नहीं, भली 1-2 बॉल पहले फिनिश भी कर देती। केकेआर के पास इतनी अच्छी टीम है, इतने स्ट्रॉन्ग आपका बैटिंग लाइनअप है, आपके पास बॉलिंग में इतने अच्छे मिस्ट्री स्पिनर भी हैं, अच्छे फास्ट बॉलर्स भी हैं, जरूर आप पोटेंशियल रखते हैं इस टूर्नामेंट में आगे जाने के लिए। बस यहां से अपने रिसोर्सेज को ठीक से यूज करिए, थोड़ा अपने मैच विनर्स को ज्यादा मौके दीजिए, रिंकू सिंह को थोड़ी और बॉलें खेलने का मौका दीजिए, तो जरूर केकेआर के लिए भी चीजें बैक ऑन ट्रैक आ सकती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके ये बताना पहले गेम से तो कि केकेआर ने इस गेम को कहां पर और किस पॉइंट पे अपने हाथ से जाने दिया। रात के मैच के लिए बताना कि ये चेन्नई सुपर किंग्स के डाउनफॉल का आपके हिसाब से असल रीजन है क्या, और यहां से आने वाले टाइम में सीएसके की जो रेपुटेशन थी वो वापस आती कभी दिखाई दे भी रही है या नहीं। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं तो ऐसे ही हर गेम के बाद आके आपको कंटेंट देता ही रहूंगा, क्योंकि अभी तो बहुत क्रिकेट और बहुत बातें बाकी हैं।